उपस्थित एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला के आगे मैं नतमस्तक हूं और मेरे पास सच पूछो तो शब्द नहीं है उनका किस प्रकार से धन्यवाद करूं। ये चुनाव अगर है तो इसकी देश की विश्व गुरु बनाने की बात है। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो इस देश की कायाकल्प हो जाएगी। भाई और बहनों, आज यहाँ पर आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी और उनके पुत्र मनमोहन सिंह भड़ाना जी के मार्गदर्शन में ये विजय संकल्प रैली आयोजित की गई है। और अब मैं आदरणीय मनमोहन भड़ाना जी से निवेदन करूंगी, कृपया आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन और प्रस्तुत करें। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। आप सबका मैं अपनी ओर से धन्यवाद करते हुए विशेषकर से मनमोहन भड़ाना और करतार भड़ाना जी का, जिन्होंने आप सबका इतना बड़ा संयोजन किया, भाई कृष्णपाल गुर्जर जी को अपना समर्थन दिया, मुझे भी आप सबके बीच में आने का मौका मिला। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाकई में अपने दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थोड़ा जोर से बोलेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय कृष्णपाल जी, माननीय धामी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। भारत एक युवा राष्ट्र है और पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है, इसलिए युवाओं से अपेक्षाएं भी कुछ शायद ज़्यादा ही हैं। और ऐसे में अगर युवा जननेता की बात हो जो आम जनमानस में लोकप्रिय भी हों तो फिर बात और आगे जाती है। हमारे साथ हैं मनमोहन भड़ाना जी। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपका तो नाम ही मनमोहन है जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, और मनमोहन जब हम कहते हैं तो वो सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं, वो गीता का पाठ भी देते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, वो द्रौपदी की लाज भी बचाते हैं। तो हमें लगता है सामाजिक जीवन में जो आप आए हैं तो आपसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। केवल खाली नाम से ही नहीं, वैसे भी जब मेरे से लोग जब जुड़ते हैं, मेरे भाई, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, जब मेरे पास आते हैं तो मेरा स्वभाव देख के शायद ऐसा लगता है कि भाई उनसे मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है, या उनको भी ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो हो सकता है, मुझे लगा ये मेरा स्वभाव है शायद जो लोगों को आकर्षित कर रहता है। सम्मानित मंच से मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बड़ी नम्रता से। ये मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जितनी महिलाएं हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है, तो एक धन्यवाद के तौर पर एक तालियों के ये हकदार बनते हैं। आप लोग मेरे साथ इनके लिए एक बार ताली मारिए। आपने कहा आपका स्वभाव है। हम जब आपसे आपके ऑफिस में मिलने के लिए आए तो हम देख रहे थे कि आप इतने ज़्यादा व्यस्त थे, हर दूसरा व्यक्ति आके आप ही से मिल रहा, और मनु भैया करके इतने अपनेपन से सब मिलते हैं। तो ये मनमोहन जी, सहजता तभी संभव होती है जब आप उनको इतना अपनापन का एहसास कराएं, आप उनके सामने सहज हों। मतलब मुझे लगता है कि इट जस्ट क्वाइट नेचुरल टू मी। आई थिंक मुझे लगता है कि जो मुझसे मिलता है, क्योंकि मेरा कोई दूसरा मोटिव नहीं रहता है, मैं किसी से मिल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये है कि मैं हूँ और ये है जो हमारा रिलेशन है वो है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं होती है कि भाई किसी स्वार्थ के लिए किसी से जुड़ा हुआ हूँ, या किसी को मतलब मुझे कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ में कुछ लोगों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। वो बस एक नेचुरली है जो उनसे मुझे लगाव है, मुझे प्यार है उनसे। आप समझ सकते हैं 45 डिग्री की इस भीषण गर्मी में, चुनावी माहौल में इतना बड़ा जन सैलाब, जन समूह कहाँ मिला है, बताइए आप मुझे। और राजनीति आपको विरासत में मिली एक तरह से, लेकिन राजनीति जिम्मेदारी के रूप में ज़्यादा आती है। जिस तरह से हम हरियाणा की, विशेष रूप से इस राज्य की बात करते हैं, तो अपने पिता की लेगेसी की अगर हम बात करें, आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी की, तो किस तरह से जब आप इस राजनीति में आए, सामाजिक जीवन में आए, तो क्या आपके मन में था कि आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, शुरुआत से क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, तो बचपन से ही देखा है, सुना है सबको, तो राजनीति के प्रति एक आकर्षण था मेरे अंदर शुरू से ही। और मुझे लगता था कि भाई राजनीति में हूँ तो इस तरह से कुछ कार्य करूँ कि जो लोगों के काम आए, जो कोई देश के काम आए, कुछ राज्य स्तर पे हूँ, मतलब जिसमें समाज का भला कर सकूँ मैं, कुछ इस तरह से मेरी सोच रही है शुरू से। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोगों ने
मेरे इस निर्णय पर मोहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरे भविष्य की पार्टी है और हमेशा उसी के लिए मैं कार्यरत रहूंगा। आपने दिल्ली में मॉडर्न स्कूल से पहले पढ़ाई की एंड देन यू वेंट टू यूएस फॉर स्टडीज, फर्दर स्टडीज। क्या आपके जहन में था जब आप इंडिया वापस आए, कुछ करने की इच्छा, कोई जज्बा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा शुरुआत से ही राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था मेरा। हो सकता है मैं शायद इतना अच्छा वक्ता ना हूँ या इतना अच्छा बोलता ना हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है जो आपकी सोच है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी सोच शुरू से ये रही है कि मुझे कुछ अच्छा करना है और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो वही सोच के लगा हुआ हूँ। जब से मैं पढ़ाई करके वहाँ से आया हूँ तो लोगों के बीच रहता हूँ और समझता हूँ उनकी समस्या, जितना हो सकता है उनको निवारण करने की भी कोशिश करता हूँ उनकी समस्याओं को। जी मनमोहन जी, 2047 को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत जोर दे रहे हैं, रोड मैप पूरा तैयार है और उस तरह से काम भी सारा हो रहा है। तो आप एक युवा नेता हैं, जुझारू नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं युवाओं के, और हरियाणा में वैसे भी एक अलग ही तरह का जोशो जज्बा हमेशा से देखा गया है। यूएस में आप स्टडी करके आए, वहाँ आप रहे। तो भारत में जब हम देखते हैं कि तुलनात्मक, जब एक कंपैरेटिवली हम थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की क्या इम्प्रूवमेंट के लिए कहाँ कैसी कितनी ज़रूरत है, आप क्या महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, और बहुत ज़रूरी भी है। जितना 140 करोड़ का जो हमारा देश है वहाँ मुझे लगता है ये दोनों चीज़ों का थोड़ा अभाव है। कोशिश कर रहे हैं हमारे मोदी जी, पिछले 10 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन उसमें 2047 तक, जब तक विकसित का जो अगर हम बात करें तो जब तक अगर इन दो चीज़ों पर काम नहीं किया जाएगा तो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है ये दो फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कंपैरिजन करें गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए, तो मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो कंपटीशन ख़त्म ही हो जाना चाहिए। जैसे कि आप भी निकलते हैं, मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे कि हॉस्पिटल जो है ऐड करते हैं अपनी, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनको कभी ज़रूरत पड़नी चाहिए। आपस में इतना कंपटीशन रहता है, ये उस हॉस्पिटल की ऐड है, ये उसकी ऐड है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस लायक हो जाएं कि जो सेवाएं वहाँ मिल रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और वही गवर्नमेंट में मिले, तो मुझे लगता है कि वो कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा। फिर कोई प्राइवेट में जाए ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उन्हें कोई पैसे कमाने वाली कोई बात होगी, ना कोई ऐड करेगा। तो ये दो फील्ड हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। दे शुड बी एट पार विद गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी एट पार विद प्राइवेट, जो हाई लेवल के, जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं। ये मेरा एक सपना है। ये बहुत सही आप कह रहे हैं, और ये बेसिक नेसेसिटी है जो हमें लगता है कि किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। अब हमने देखा है कि आप जब इंटरैक्ट करते हैं लोगों के साथ में, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जस्टिस की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। मनमोहन जी, हम समुदाय की बात करें, सामाजिक जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या कुछ करने की आवश्यकता है? हरियाणा की अगर मैं बात करूं विशेष रूप से, हरियाणा की हम बात करें, देखिए हरियाणा अपने आप में, या क्या हिंदुस्तान ही पहले तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं उसमें। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। हरियाणा भी इसी तरह से है। तो कोई ना कोई समाज, कोई ना कोई वर्ग हमारे प्रदेश में ऐसा है जो वंचित रहा है। तो मुझे लगता है सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वेदर इट्स लाइक गर्ल, वुमेन और लाइक एनी कम्युनिटी इज़ देयर। तो सभी के लिए समानता रूप से वो सारी फैसिलिटीज़ और इस तरह से होना चाहिए। तो जब ही एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं हम लोग, मुझे लगता है। और मतलब हरियाणा बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, तो उसमें भी यही चीज़ लागू होती है कि सब चीज़ों में अगर हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो ज़रूर जो है हरियाणा भी कंट्रीब्यूट करेगा विकसित होने में। जी, सिंस 2014 वी आर ऑब्जर्विंग, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 10 साल हो गए हैं और अब फिर इलेक्शंस चल रहे हैं, आप भी लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। तो जब हम मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में क्या कुछ और चेंजेस हम देख सकते हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है पिछले 10 सालों में जो भारत की जो तस्वीर बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, और पर्टिकुलरली मोदी जी ने, उनकी सबसे जो खासियत जो मुझे लगती है ना हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, ही इज़ वेरी डिसाइसिव। दैट्स वन क्वालिटी विच आई लव अबाउट हिम, यू नो। नहीं तो क्या होता है, जो और प्राइम मिनिस्टर्स रहें या और बाहर भी अगर हम देखेंगे, ठीक है जैसा चल रहा है, रुल-मुल ढुले उस तरह से वो करते हैं, लेकिन मोदी जी लाइक वंस ही डिसाइडेड ही विल डू इट डेफिनेटली।
तो वो एक उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जिस तरह से वो चल रहे हैं, आगे 5 सालों में मुझे यकीन है कि फिर से बहुत सारे बदलाव देखे जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, हर फील्ड में। उनकी एक और खासियत है, मतलब सब चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं वो। आपकी चाहे वो विरासत जो हमको मिली है, हमारी हिस्ट्री जो मिली है, या हमारे जो कल्चरल जो ट्रेडिशंस रहे हैं, उन सब चीज़ों में लेके और उसको मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनके साथ उन्होंने ऐसा क्लब करके जो है हर चीज़ में अपना योगदान देने की कोशिश की है। जी, ये एक बहुत बढ़िया बात है। हम आपसे कुछ देर पहले लेगेसी की बात कर रहे थे कि ये तो आपके परिवार में बहुत पहले से रहा है। आज़ादी से पहले भी आपके परिवार के लोग जो हैं उस लड़ाई में शामिल हुए। भारत के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी हमने देखा और एक्टिवली इन्वॉल्व रहने की बात थी। तो वो वैल्यूज़ के बारे में कुछ बताइए जो आपके परिवार में है, और आपके बच्चों की जब हम बात करते हैं तो वो आगे भी लेगेसी बढ़ रही है। देखिए, मेरे दादाजी शुरू से जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मतलब उस ज़माने में चाहे वो मेरे ख्याल से मात्र 100 रुपये भी अगर कमाते थे तो उसमें से 20 रुपये वो प्रधानमंत्री कोष में भेजा करते। क्या बात है। और उसी कारण से उनके रिश्ते इतने अच्छे थे। उस समय जवाहरलाल पंडित जी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनके कहने पे वो हमारे गांव भी आए थे। उन्होंने कोई वो भी जो है निस्वार्थ उन्होंने जो है ना इस चीज़ में अपना योगदान दिया है। राष्ट्र निर्माण में उन्होंने अपना सहयोग किया। उसके बाद मेरे पिताजी जो है उन्होंने चीज़ें संभाली, आगे बढ़े और हमेशा जो है ना अपने स्वार्थ को पीछे रख के सिर्फ लोगों के लिए राजनीति करी, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए राजनीति करी है। तो शायद वही कारण है कि मुझे भी लोग उसी नज़र से देखते हैं, वही उम्मीदें मुझसे रखते हैं और वही प्यार मुझे उनकी आंखों में मेरे लिए नज़र आता है कि जो एक चली आ रही है पीछे मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से जो चीज़ें हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वही उसी चीज़ का नतीजा है कि लोग आज इतने जुड़े हैं और इतना प्यार मुझे मिलता है। जी, आपने समानता की बात की और लोगों के जुड़ने की बात की, तो ये भी मनमोहन जी में देखा है कि हम विशेष रूप से अगर गुज्जर समुदाय की बात करें या ओवरऑल भी अगर हम कहते हैं कि बढ़ाना अगर उसमें देखें समुदाय में, तो आपका बहुत सम्मान है हरियाणा में पूरे में। नहीं, देखिए, बड़ा गर्व महसूस होता है जिस समाज से मैं आता हूँ, जब उनका प्यार दिखता है मुझे। और सच पूछे तो मतलब गुज्जर समुदाय वाकई में शुरुआत से थोड़ा बैकवर्ड रहा है। ओबीसी तो हैं ही मतलब हम लोग, लेकिन बैकवर्ड भी रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है हमारे समाज में, या तो ब्यूरोक्रेसी में हो या राजनीति में हो या कोई बिज़नेस में हो। मतलब इतना ज़्यादा कुछ कोई समाज से नहीं कर पाए। तो उसमें अगर एक आध कोई आदमी कोई ऊपर बढ़ जाता है तो वो अपनी सराखों पर उसे रखते हैं। तो मुझे लगता है मेरे परिवार के साथ या हमारे साथ भी यही बात हुआ है कि भाई अगर कहीं से हम राजनीति में आगे बढ़े हैं तो हमारे समाज ने पूरा सहयोग किया है, पूरा सराखों पर रखा है हमें। जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको पसंद करते हैं, उनकी बहुत इच्छा होती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ जाने। तो कुछ अगर आपसे पूछे, खाने पीने में आपको क्या पसंद है? बहुत सिंपल चीज़ें जैसे दाल रोटी। देख के अंदाजा हो भी रहा है। दाल रोटी मेरा जो फेवरेट है। सर्दियों में साग बहुत खाता हूँ मैं। मेरा साग अगर एक दिन बनता है, 3 दिन चलता है, वो सुबह शाम वही खाता हूँ मैं। और बस ठीक है, दूध, दही, छाछ, लस्सी, ये सब वेरी सिंपल। बाहर बहुत कम खाता हूँ। सिर्फ बच्चों के लिए आउटिंग कहीं जाना हो तो कभी चला गया, नहीं तो आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड। आउटिंग की जब आप बात करते हैं तो घूमना फिरना पसंद है आपको? जी बिल्कुल। कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? आई लाइक टू गो टू प्लेसेस लाइक जो भगवान के नज़दीक है, वृंदावन। आई लाइक गोइंग टू दैट प्लेस। एक हमारे मोहन बाबा हैं भिवाड़ी में, वहाँ मैं बहुत जाता हूँ, हर महीने जाते हैं इनफैक्ट हम। फिर जैसे वैष्णो देवी हुआ या जितने ज्योतिर्लिंग हैं पूरे जो है उनमें, मतलब आई लाइक टू गो टू सच प्लेसेस वर्शिप। जी, आपने उसका जिक्र किया तो अब रामलला का जिक्र जहन में आ ही जाता है। अयोध्या तो अब अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो अब वो अटेंशन उसको बहुत मिल रही है। बहुत बड़ी बात है ये। मतलब हिंदुस्तान की जब बात करें तो मतलब सबसे पहले मतलब राम का नाम आता है। यहाँ से क्या अगर आप बाहर भी जाओगे तो मुझे लगता है मतलब राम ही से सारे हम लोग निकले हैं, मतलब उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं से जो आगे बढ़ी है। मतलब इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अ कंट्री लाइक सिंस बिगनिंग। और उन्हीं का जन्म स्थान पे हमारा मंदिर उनके लिए नहीं बन पाया इतने सालों से जो लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बात हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार हुई है, लेकिन मैं उसको बहुत उसकी सराहना करता हूँ। और मोदी जी ने जिस तरह से
वहाँ भव्य मंदिर बनाया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उन्हें। और इस तरह से काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं भी उनके साथ हैं। जी, फरीदाबाद के लोग की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के लोगों की बात करूं, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपकी खुशी होती है। आप पैसा कितना कमा लो, नाम कितना कमा लो, एंड ऑफ द डे आप अगर खुश हैं तो वही जीवन के मायने हैं। मनमोहन जी, अभी आप फिटनेस की बात कर रहे थे, खान पान की बात हो रही थी, तो स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती है। मतलब हरियाणा जो है, जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से जो प्लेयर्स हैं वहाँ से निकलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, तो हरियाणा उसके लिए ख़ास तौर से जाना जाता है। क्या कहेंगे आप? आपका कुछ विजन या कुछ? नहीं, बिल्कुल, हरियाणा इज़ लाइक क्यूबा ऑफ इंडिया। देयर आर सो मेनी बॉक्सर्स कमिंग अप फ्रॉम हरियाणा हु हैव वन लाइक ओलंपिक्स, एशियन, ऑल दोज गेम्स। और मैं खुद एक जो प्लेयर रहा हूँ, कबड्डी नेशनल्स खेला हुआ है मैंने, एंड आई हैव बीन अ सॉकर प्लेयर इन माय स्कूल टीम आल्सो। तो मतलब बहुत ज़रूरी है एक जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति को एक स्पोर्ट्स ऐसा अपना बना लेना चाहिए जिसमें वो खेले। किस लेवल तक जाए वो एक अलग मैटर है, भाई उसे वो इन्जॉय करे उस स्पोर्ट्स को, जो है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपकी कामयाबी में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इसका। अब हम जब आपसे बात करने के लिए आए तो मैं देख रही थी घर में आपका बेटा अनहद जो है वो भी मतलब मोदी सरकार 400 पार, मतलब ये मुझे लगता है राजनीति जो है वो डीएनए में, जीन्स में ऑलरेडी आ चुकी है। की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, भारत माता की जय। आपका क्या प्लान है आगे के लिए? मेरा प्लान है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँ और आगे बढ़ूँ और लोगों के लिए काम करूँ, अपने देश के लिए कुछ करूँ। अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगी हुई है इस समय। तो यही मुझे लगता है मेरे जीवन का लक्ष्य है। चलते चलते युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? युवा तो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। अगर वो मजबूत रहेंगे तो मुझे लगता है कि 2047 नहीं, 2037 में भी शायद हमारा देश विकसित देश बन सकता है। उन्हें थोड़ा जुनून, जज्बा भरने की ज़रूरत है, उन्हें सही डायरेक्शन में लाने की ज़रूरत है। और वो अगर ठान लेगा हमारे देश का जो यूथ है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय कृष्णपाल जी, माननीय धामी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की